अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं उशा फकीर और मेरे साथ मौजूद है तो सीनियर जर्नलिस्ट फरूख ताफ़। अस्सलाम वालेकुम फरूख, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, अपना सुनाइए। मैं ठीक हूँ नाज़रीन। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी से। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। अफगान सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत मुस्तरद कर दी बीबीसी। अमेरिका और रूस का शाम में जंगबंदी पर इत्तेफाक। आपसे आपने देखिए आज के बारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन पर डिस्कशन होगी आज के शो में। आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर देती हूँ। टेलीफोन नंबर है 0519212643, दूसरा नंबर है 0519212644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे तीनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है इमरान खान साहब और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन साहब की ऑफशोर कंपनीज के हवाले से और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से भी। आज भी इस केस की समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में और आज की समाअत में दरखास्त गुजार हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने दलाइल देते हुए कहा है कि इमरान खान मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो फंडिंग लेते रहे हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन ममालिक में मुल्क दुश्मन ममालिक भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 2010 से 2013 तक ममनुआ जराए से फंडिंग न लेने के सर्टिफिकेट भी जमा कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को ऑफशोर कंपनीज को छुपाने के वजह से जो है आर्टिकल 62 और 63 के तहत जो है वो नाअहल करार दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बार बार ये बात कही है कि उन्होंने जो अपना बनी गाला की जायदाद है वो उनकी साबका बीवी जमाइमा ने उनको गिफ्ट की थी, जबकि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 1983 में न्याजी सर्विसेज लिमिटेड बनाने का इतराफ भी किया है। इसी वाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो वजीर हैं तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान का भी उसी तरह से ट्रायल होना चाहिए जिस तरह से इमरान खान साहब चाहते हैं कि बाकी लोगों का ट्रायल हो, और ट्रायल में जो है जो भी इल्जामात हैं इमरान खान साहब पे अगर इमरान खान साहब पे साबित हो जाते हैं तो इमरान खान साहब को भी उसी तरह की सजा या नाअहल करार दे देना चाहिए जैसे इमरान खान साहब डिमांड करते हैं। फरूख, पैनामा की हम बात सुनते आए हैं इतने हफ्ते में, बार बार हमने भी बात की है, प्राइवेट चैनल पे तो खैर बात होती रही पैनामा के हवाले से। ये केस भी साथ साथ चलता ही रहा है, हम सुनते ही रहे कि इस केस की भी समाअत होती रही, आज भी समाअत हुई है। और आज भी जिस तरह से ऑफशोर कंपनीज की बात की और गैर मुल्की फंडिंग की बात की है, तो क्या लगता है इमरान खान साहब जो दूसरों पर इल्जामात लगाते आए हैं या दूसरों के हवाले से बात करते हैं, आज अपने ऊपर पड़ी है तो क्या अपने आप का केस भी वो उसी तरह लड़ पाएंगे जैसे वो चाहते हैं कि बाकियों का केस लड़ा जाए? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये पहले से ये भी केस चलता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चलता है और उसके अंदर पिछले महीने जो है इसके ऊपर एक फैसला आ गया था जो कि कंट्रोवर्शियल कहा जाता है, जिसके ऊपर सवालात उठाए जाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को जो है एक्सेप्ट कर ली, इसकी हियरिंग, और उन्होंने भी सुनना शुरू कर दिया। हजरत ईसा का मैं आपको बता रहा था कि जो है उन्होंने कहा था कि पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह ना किया, और ख़ास तौर पे इस चीज़ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान साहब बार बार कहते रह गए हैं कि तलाशी दो तलाशी दो, तो अच्छा है कि अपनी तलाशी भी थोड़ी सी देनी चाहिए। ये अखलाकियात के लिए पाकिस्तान के अच्छा है, पाकिस्तान की मोरालिटी के लिए, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए अच्छा है। दूसरी बात ये है कि जो PMLN के ऊपर इल्जामात हैं वो बहुत माजी के हैं, माजी कदीम के हैं। ज़ाहिर बात है कि मियाँ शरीफ साहब का अगर नाम अगर आ जाता है तो वो तो तीन जनरेशन पहले की बात हो गई ना, लेकिन वो सारी की सारी बातें चलती रही। मैं जब भी ये करप्शन के नाम पे या करप्शन और इंटरनेशनल एजेंडाज के नाम पे बात सुनता हूँ तो मुझे ये परेशानी होती है कि आज का हिसाब कौन रखेगा। क्या पाकिस्तान के पूरे निज़ाम के अंदर कहीं बाहर से इंटरवेंशन तो नहीं हो रही है, कहीं बाहर से कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही है।
ہم امریکہ، اپنے مسلم ممالک، بہت سارے اور جگہوں کی باتیں کرتے ہیں. ایک ملک ہے انڈیا، بھارت جو ہے، جس کے بارے میں ہم نے بار بار کمپلینٹس کی ہیں، ہم نے بار بار باتیں کی ہیں، لیکن انہی کی کہانی میں آپ کو سری لنکا کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر خود را کہتی ہے کہ ہم نے حکومت چینج کرائی ہے. اچھا، یہ اشرف غنی صاحب بیٹھے ہیں، جب پاکستان کی سپورٹ میں بات کرنے آ رہے تھے تو اس زمانے میں ان کی اپنی ریاست ان کے پیچھے پڑ گئی تھی. ٹھیک ہے، اگر وہ جو سارے کے سارے پروپیگنڈا کرنے والے اتنے انفلوئنشل ہیں کہ وہ سری لنکا، نیپال سے لے کے افغانستان تک تبدیلیاں لا سکتے ہیں. امریکہ کی گورنمنٹ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ کس طرح سے امریکہ کی نوکریاں انڈیا نے چرائی ہیں. تو بھائی آپ آسمان سے اترے ہوئے، آپ کے پاس ایسا کوئی وہ امپرویس ہے، آپ کے اوپر کوئی جادو نہیں چل سکتا. تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے سسٹم کے اندر آج کے دن جو پریڈومیننٹ نیریٹو ہے، آپ کو جب ٹی وی لگائیں گے نا یا آپ سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایک نیریٹو ہے اور اس نے معاف کر دیا ہے آپ کے پوری کی پوری قوم کو، اور کوئی پرسپیکٹو ہو ہی نہیں سکتا. تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی چال موجود ہو. اچھا، اب ان تمام چیزوں کا سوال کا جو جواب ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر دیکھا جا سکتا تھا. مثال کے طور پہ کل ایک چینل کو بند کیا گیا ہے، اس کا لائسنس کینسل ہوا ہے، وہ آج بھی چل رہا ہے اور اس کے بارے میں بہت بڑے بڑے سوالات ہیں جو آگے جا کے پروگرام میں وہ کروں گا. لیکن اس کے کمپیریزن میں عمران خان صاحب کیونکہ زیادہ اگریسو اور سامنے آ گئے تو ان کے بارے میں جو دو میجر سوالات ہیں، ایک ان کے آف شور کمپنی کے بارے میں، بلکہ تین کہہ لیں، دوسرا ان کے اتنا بڑا محل جو بنایا ہوا ہے اس کے بارے میں، اور تیسرا ان کی فنڈنگ کے بارے میں. یہ سوالات بہت جینون تھے اور ان کے بارے میں جواب دینا ریاست کا حق ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بار بار شاید یہ تاثر بھی دیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جی ہم نے پاناما کا ایشو اٹھایا ہے تو اس وجہ سے جی اس طرح کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. وہی عمران خان صاحب جو باقی سب پہ بات کرتے آئے ہیں، آپ جب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں تو کیا وہ بھی اسی طرح سے سارے جوابات جمع کرائیں گے، اسی طرح سے اس کیس کو بھی لے کے چلیں گے جس طرح سے عمران خان صاحب پاناما کیس کو لے کے چلتے رہے؟ انہوں نے پرسوں ایک کام کر دیا تھا، بات کر لیجیے. نہیں، میں کالج کو شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک ہیں. میں سعودی عرب سے نثار بول رہا ہوں. جلدی میں بتا دیتا ہوں، 2018 کے نتیجے میں بتا دیتا ہوں. اچھا، مسلم لیگ نون 215 سیٹ لے گی، لکھ لیں 215 سیٹ نون لے گی مخصوص سیٹ کے ساتھ. پیپل پارٹی 35 سیٹ اور پی ٹی آئی 6 سیٹ. نثار صاحب کا نمبر نوٹ کر لیں، 2018 کے الیکشن کے بعد ان کو فون کریں گے اور کالوں کو شامل کر لیں. نہیں، لیکن ایک بات کو نثار صاحب، یہ اگر کسی نے ریکارڈ کر کے رکھ لیا اور کل باقی یہ ریزلٹ آ گیا تو پھر پتہ نہیں کیا کیا پی ٹی آئی کنسپریسی تھیوری لے کے جائے گی. اس لیے شب بولے اچھا ہی ہو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم بھائی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. نام بتا دیں پہلے. وسیم بول رہا ہوں دیہات سے. جی صاحب بولیے. باجی یہ عمران خان نے 3-4 دن پہلے بھی بات کی تھی، یہ بالکل جو ہے نا اچھی باتیں نہیں کر رہا. ہم ادھر دیکھتے ہیں شو. یہ میں چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ 100 سال بھی اگر یہ رہے نا، جو کچھ نواز شریف نے کام کر دیا نا، ان کی نسلوں میں بھی نہیں کو کر سکتا. دوسرے نمبر پہ یہ چیز ہے کہ یہ جو ورلڈ کپ کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ سمندر میں پھینکنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں، اب اس طرح یہ دیکھیں جو اچیومنٹس ہیں وہ ہیں اور اس کو سمندر میں کیوں پھینکے، ان کو تو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے کیونکہ کسی کے اچیومنٹ سے آپ وہ نہیں کر سکتے. ہاں، پاکستان کی اچیومنٹ ہے، بالکل عمران خان صاحب کی. ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. نہیں ہے ہمارے ساتھ کالر. اچھا جی، یہ جو سمندر میں پھینکنے والی بات ہے نا، بات مجھے یہ ہے کہ وہ ورلڈ کپ ایک تو وہ تھا اور ایک ہم نے T20 کا بھی لیا تھا، تو یہ تمام چیزیں ہمیں بہت خوش کی، ہمارے ملک کو خوش کیا ان تمام چیزوں نے، اور اس کے اوپر ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں ہوتا ہے کہ جی اگر انہوں نے یہ کیا تو ان کو ہیرو کا ٹریٹمنٹ نہ دیا جائے، بلکہ ایک تو ان کے سپورٹرز کا اس مسئلے کے اوپر بار بار چیخنا کہ ان کے بعد اور کوئی ہیرو نہیں آ سکتا. اگر ملالہ کو کوئی نوبیل پرائز مل جاتا ہے تو اس کو کچرا کر دینا ہے. باقی اگر کسی کو کوئی تھوڑی سی عزت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے لوگ سب سے پہلے ان پہ اٹیک کر دیتے ہیں. اور دوسرا عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو ایک کام کر لیا تو اب یہ پورا پاکستان چلا لے گا.
अपनी पार्टी के अंदर अभी पता नहीं कितने सवालात हैं। याद रखें कि अभी 3 सवालात के ऊपर जो है तलाशी शुरू हुई है। चौथा जो बहुत बड़ा सवाल है जिसके अंदर जो है अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग जो है अलहदा हो गए कि पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे और उसके अंदर क्या माल पानी की गेम जो चली है, ये जो सो कॉल्ड ATM कहा जाता है, उनका इन्फ्लुएंस कैसे हो गया और बड़े अच्छे अच्छे लोग जो है वो कैसे गायब हो गए, इसके बारे में तो अभी तक सवालात नहीं उठे। भाई जब ये उठेंगे तो यूल नो कि यहाँ पे भी बहुत चीजें खराब है। मामला ये है कि हम सारे के सारे ये कहते हैं कि एक साइड सब कुछ ठीक है और एक साइड बिल्कुल खराब है। इस तरह के एब्सोल्यूट्स कहीं पे नहीं होते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए। कमिंग बैक कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मैं मस्कत से अल्ताफ बोल रहा हूँ। बात कीजिए। जी जी बोलिए। फारूक साहब से सवाल ये है कि फारूक साहब इमरान खान अकेले हैं तो वर्ल्ड कप नहीं खेला था ना, उसके साथ बाकी भी तो प्लेयर थे, मियांदाद, वसीम अकरम सारे, तो उनके पास इतना पैसा क्यों नहीं आया कि वो सियासत कर सकें? और अकेला इमरान खान मतलब खुद को ये कह रहा है कि मैंने बहुत कमा लिया, इसने कहाँ से आखिर ये पैसा इतना कमाया? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जी मैं कॉलर बोल रहा हूँ लाहौर से। बात कीजिए। मैं आपसे 1-2 मिनट लूंगा जनाब, जरा जल्दी से। पता नहीं साहब ये भी ये बताएं मुझे इमरान खान की आजकल की कंपनी है कि नहीं? आजकल ऑफशोर कंपनी नहीं है, आपकी इत्तला के लिए है। उनके साथ जो उनके साथी हैं उनकी तो लाजमन है, उनके तो नाम आ गए। नहीं आप इमरान खान की बात करें, उनके साथियों की वो सारे काम। देखिए आप सरकार जो भी साहब है, आपने पहले तो मेरा नाम लिया तो मुझे उससे अंदाजा हो गया कि आप ये प्रोग्राम रेगुलरली तो देखते नहीं है। लेकिन जो लोग जज्बाती हो के दूसरे चैनल्स को देख के उनसे एग्री करके यहाँ पे गुस्सा निकालने के लिए कॉल कर रहे हैं, उनसे दरखास्त है वहीं पे कॉल करें। यहाँ पे जो है अपना टाइम भी आप ज़ाय करेंगे, हमारा भी। उसकी वजह ये है कि हम आर्गुमेंटेटिव प्रोग्राम नहीं लेके बैठे। आपका ओपिनियन आएगा, हमारा भी ओपिनियन आएगा। ये जो सारी की सारी कहानी है ना कि जी पाकिस्तान के अंदर ये पार्टी बहुत पुरानी है। इमरान खान साहब जो है पिछले 30 साल से पिछले 20 साल से अपनी पार्टी के वाइस सरबराह हैं, उनके पास सक्सेशन नहीं है। एक साइड पे आप कहते हैं मरूसी सियासत और दूसरी साइड पे कुछ सिस्टम ही मौजूद नहीं है। अगर आपने आंखें बंद करके प्रिटेंड करने के नजर नहीं आ रहा है तो फिर आपको कभी नजर नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, कॉल्स को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मैं लाहौर से कारी हफीज बात कर रहा हूँ। जी बात कीजिए। बात ये है कि जो हमारे हुक्मरान है इन्होंने हमें सबको मायूस किया है और बात ये है कि सबको धोखा दिया है। ठीक है। और बात ये है कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर की। अच्छा बड़ी मेहरबानी जनाब। एक और कॉलर इनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ, वली नाम है मेरा। जी वली साहब बोलिए। उसमें ये जो मुख्तलिफ टीवी चैनल के ऊपर लोग बैठे होते हैं, 8 बजे की खबरों में ये डिबेट में हुकूमत को खत्म करा देते हैं, 9 बजे की खबरों में निगरान हुकूमत बनाई जाती है, 10 बजे की खबरों में नई हुकूमत आ जाती है, फिर उसको भी खत्म करा देते हैं। ये जो ऐसा कह रहे हैं, क्या ये अपनी मैरिज को सोफी है क्या? बड़ा मजेदार सा दिलचस्प एनालिसिस किया आपने। बिल्कुल सही बात। एक और कॉलर उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जी मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ पेशावर से। जी अब्दुल्ला साहब बोलिए। हुक्म कीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इमरान खान साहब ने 1 साल पूरे कौम को दस्तावेजात दिखा दिखा के जो है ना हमारे कान बांध दिए। आज भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने इनके एक भी सबूत को नहीं माना। अगर कोई सबूत मान लेता तो ये केस नवाज शरीफ के खिलाफ इस्टेब्लिश हो जाता। सही। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात? जी जी कौन बात कर रहे हैं? खान पटाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, हुक्म कीजिए। जी तो नाम बता दीजिए अपना। इसमें ग्रामी भी बताइए। मैं जर्मनी से शहजाद बोल रहा हूँ। जी शहजाद साहब बोलिए। मैं असल में बात करना चाहता था, ये जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान साहब के खिलाफ केस जो जा रहा है ना, उसका रिजल्ट मेरे ख्याल में जो है ना ये होगा कि अनकरीब ही जो है ना सुप्रीम कोर्ट जो है ना इस केस को खारिज कर देगी। अच्छा चलें जी, आपने पहले से खुद ही डिसीजन लिया। आज बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक कॉलर ने हमें रिजल्ट 2018 का बता दिया, दूसरे साहब ने जो है हमें केस का रिजल्ट बता दिया। तो अब तो और लास्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे मैं और फरूख भी कुछ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं बात कर रहा हूँ, हरीपुर से बात कर रहा हूँ जी। नाम बता दीजिए। राजा जहीर। जी जहीर साहब बोलिए। सर मैंने ड्राइविंग का लाइसेंस जमा कराया हरीपुर में, तकरीबन 4 महीने हो गए हैं, अभी तक नहीं मिला। इमरान खान कहते हैं मैंने KPK को नया पाकिस्तान बना दिया है, जबकि इनके पास बजट नहीं है, ये अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे सकते हैं। आज तक 4 महीने के मेरे कागजात जमा हुए हैं। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया आपकी टेस्टिमोनी आ गई। देखिए याद रखिए भाई, ये जो है ना किसी एक सियासतदान के खिलाफ बात करने का सेगमेंट नहीं था, बल्कि इस सेगमेंट के अंदर असल में हम बात करने लगे थे, ये बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तलाशी की दूसरी साइड पे बात हुई है उसको भी हमने देखना है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अभी तक कंडक्ट किया है, न सिर्फ पहली हियरिंग को बल्कि इस वाले इश्यू को भी, पैनामा को भी और इसको भी, उसके अंदर मेरे ख्याल में जितने भी मीडिया के ये प्रोपेगेंडा हेड्स बैठे हुए हैं, जिसके बारे में क्वेटा से हमारे भाई बिल्कुल सही कह रहे थे कि 8 बजे जो है ना घूमते गिराने की तैयारी होती है, 9 बजे कुछ और हो जाता है, 10 बजे खुद शेरवानी पहन के बैठ जाते हैं। इन तमाम कहानियों के अंदर ये याद रखें कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन कमजोर नहीं हो रहे और वो अपने काम करके आपको दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ ये जरूर है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशन ने अपना काम अभी तक करना सही मानों में शुरू नहीं किया। एक चैनल की मैंने अभी बात की थी उसके बंद करने की, 4 साल से उसके अजीबोगरीब हरकतें आपके सामने चल रही थी। पहले उन्होंने जो है जज्बाती करके आपकी रियासत के इदारों को जज्बाती करके यहाँ पे धरने कराने की कोशिश की और उस धरने का इम्पैक्ट ये हुआ कि CPEC लेट हो गया। दूसरी दफा जो है फिर 1 साल से 6 महीने से मजहब के नाम पे जज्बाती किए जा रहे हैं। आज के दिन फिर हब के अंदर एक गरीब इंसान जो है उसको मारने की तैयारी हो रही थी और कुछ लड़ाइयाँ झड़पें हो रही थी। गरीब आदमी तो गरीब आदमी है, सही है गलत है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जो जज्बातियत और इस तरह का है, पड़ोस में हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारा गंद इस तरह से हो रहा है कि अब जो है गाय का गोश्त खा लिया तो तुम जो है पाकिस्तानी हो गया और दुश्मन हो गया। ऐसे वक्त में उनको तो ये बड़ा अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान में भी हम मजहबी जुनून इनको बढ़ाते हुए जाए, और अगर कोई एक चैनल ये करता रहे तो आप जरा सोचें कि कहाँ से क्या कनेक्शन होंगे। वो इंस्टीट्यूशन जिसने उसको बंद करना था, लाइसेंस तो 4 साल बाद कैंसिल कर दिया, लेकिन वो चैनल तो आज चल रहा था, आज वो जो है वेबसाइट्स पे भी मौजूद है। अब मैं ये सवाल करूंगा कि अगर चैनल को नहीं बंद कर सकते हो तो फिर वो इंस्टीट्यूशन बंद कर दो भाई, और क्या हो सकता है। हमने अपने मुल्क के अंदर अगर यूनिटी नहीं लेके आनी है, और ये जो सारे के सारे एंकर्स फैले हैं उनके पीछे जो इन्वेस्टमेंट आई है, जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ अ कपल ऑफ चैनल्स, उनका जो फाइनेंशियल मॉडल है वो वायबल ही नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज देते हैं, उसके बाद प्रॉफिट उतना आता नहीं है, कहाँ से कमा रहे हैं? ये तमाम सवाल आते हैं ना, सवाल कौन उठाएगा? बिल्कुल ठीक है। ये जो अब केस की समाप्त हो रही है इसमें भी ऐसे कई सवालात हैं जो कि उठ रहे हैं, और क्योंकि पैनामा का केस भी साथ चला है तो ना चाहते हुए भी कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है, ना चाहते हुए बातें करने लगती है कि जी आपने जब पैनामा कर रहे थे तो आपने ये चीजें सवाल किए थे, अब आप पे भी वही सवाल लागू होते हैं। हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि 3 ऑफशोर कंपनीज का इमरान खान साहब का मैंने जो है वो जितने भी सबूत हैं वो जमा करवा दिए हैं। इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब के पास जब अपनी ऑफशोर कंपनीज का मामला आया तो आपको याद होगा उन्होंने कहा मेरी तो वैसी ऑफशोर कंपनीज थी, मैंने कोई करप्शन नहीं की थी, और ये अगर करप्शन नहीं थी, आपका पैसा जायज था, तो फिर आपने ऑफशोर कंपनीज में क्यों लगाया? और इसके साथ साथ के फरूख क्या हाँ ये आपका पहले सवाल का जवाब दे दूं अगर आप इजाजत दें। वो ये है कि आपने जो कहा ना ऑफशोर कंपनी बनाना, आज जैसे ऑब्जर्वेशन भी आई है बेंच से कि जब तक आपके कानून नहीं बनता है इसके खिलाफ तो उस वक्त तक तो जायज है ना, एक बात तो ये। दूसरा, अगर आपने बाहर प्रॉपर्टी लेनी है जो कि इमरान खान साहब का भी एलाब आया है तो उसके अंदर जो है ना आपने बना ली होगी, जैसे जो है ना हम इधर भी देखते हैं, लेकिन मामला ये नहीं है, मामला डिस्क्लोजर का है। आपने पहले डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात पैनामा का मामला आ गया तब भी आपने बात नहीं बताई, अनटिल अनलेस कि खुद पता नहीं चल गया कि इमरान खान जब तक लीक नहीं हुई, जब तक इन चीजों को उठा के नहीं लाया। और लकीली फॉर्चुनेटली पहली दफा ये हुआ कि 4 सालों में जब से मुस्लिम लीग नवाज और PTI के दरमियान कन्फ्रंटेशन होती रह गई, बार बार चले जाते थे, शौकत खानम की बातें होना शुरू हो जाती थी। बाकी मैं कहता था यार इधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो है ना इट्स लाइक क्रशिंग, वो क्या हर्टिंग किटन्स। कोई चीज अच्छी खैराती इदारा है, लोगों के लिए बेहतरी कर रहा है तो हम बार बार उधर जाते हैं। अब जाके इन्होंने सही डायरेक्शन में जो है ना वो डायरेक्शन उठा ली है और उसमें सही जा रहे हैं। उसकी वजह है कि सवालात है, और सवालात उतने मामूली नहीं है जितने आपका मीडिया आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है। एक डिस्क्लोजर का मामला है, दूसरा इस प्रॉपर्टी का है।
کیونکہ عمران خان صاحب جیسے یہ کرتے ہیں نا، دیکھیں پرائیویٹ میڈیا کا آپ کہتے ہیں کہ کوئی میلیشیس انٹینٹ نہیں ہے، مسلم لیگ نواز کے لیڈران کا اور فیملی کا جو ہے کوٹیشن چلا کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کچھ چلا کے ایک یہ دکھایا گیا کہ کنٹراڈکشن ہے. اگر آپ یہ جو پراپرٹی ہے یہ بنی گالا والی عمران خان صاحب کی، اس کے اوپر عمران خان کے کورٹ چلا لیں، ہی از کنٹراڈکٹنگ ہمسیلف. بالکل بالکل بالکل. لیکن فاروق یہاں پہ پھر وہی سوال لگاتا ہے نا کہ ٹھیک ہے ڈسکلوجر کی بات بھی ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا، لیکن اب کیا عمران خان صاحب کا کیس چل رہا ہے، عمران خان صاحب اسی طرح سے حساب دیں گے جس طرح وزیر اعظم صاحب نے آ کے حساب دیا ہے، یا عمران خان صاحب وہ جو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ نہیں جی ملک کا وزیر اعظم یہ کام نہیں کر سکتا، چاہے ملک کے وزیر اعظم کا نام بھی نہ ہو، ہم سب کر سکتے ہیں یہ کام، چاہے وہ پھر جہانگیر ترین صاحب ہو، چاہے وہ پھر علیم خان صاحب ہو، عمران خان صاحب خود ہوں یا ان کی ہمشیرہ ہو، ان سب پہ جائز ہوتا ہے. ہر بندہ جو کہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کہتا ہے اور اس کے اندر ایک اس کا وائبل یا پاسبل اس کی شاٹ ہے ٹو بیکم پرائم منسٹر، تو میرے خیال میں اس کو بھی صفائی دے، اپنی صفائی نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو اپنی تلاشی دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ تلاشی مانگتے ہیں تو پھر آپ کو جی اور نہیں، ایک تو مانگتے نہیں، میرے خیال میں تلاشی تو ہونی چاہیے نا، لیکن نظام کے لیے اچھا ہے، اچھا اور ملک کے لیے اچھا ہے، جمہوریت کے لیے اچھا ہے. جمہوریت کے اندر یہ یاد رکھیں کہ جمہوریت عوام کی حکومت کا نام ہے، صرف انڈیویجولز کا نام نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ بھی چاہے وہ اپوزیشن ہو حکومت ہو صرف یہ کہہ کے کہ جی میں تو الیکٹڈ ہوں تو اب میں تلاشی نہیں دوں گا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے عمران خان صاحب کا بھی ہے، لیکن میڈیا کے اندر یہ جو انفیسٹیشن آف ٹاکنگ ہیڈز ہو گئی ہے، آئی ایم آلسو پارٹ آف ٹاکنگ ہیڈز، لیکن جو انفیسٹیشن آف اسپیسیفک تھاٹ پروسیس ہے جس کے اندر بیٹھ کے آپ نے بس ایک حکومت کو گرانے کے لیے کچھ بھی کرنا ہے اور پھر اداروں کو لڑانے کے لیے روز آپ نے پمپنگ کرنی ہے اور ساری وہ افواہیں لے کر آنی ہے، تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے اس وقت نریندر مودی کی حکومت جو ہے وہ اپنے ملک کو تباہ کیے بیٹھی. اتنا کریزینس ہے وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ٹیبل فل آف کریزی ہے، جس کو آپ ایکسپلائٹ کرنا چاہیں نا تو آپ 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں ایک ایکسپلائٹیشن کر سکتے ہیں. ایسے وقت میں آپ کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو ہاروت ماروت کے بارے میں تھا کہ وہ میاں بیوی کو لڑا دیتے تھے. آپ کے ملک کے اندر انسٹیٹیوشن کو لڑانے کے لیے آپ کا سب سے بڑا انسٹیٹیوشن جو اس وقت میں کہتا ہوں کہ ویزیبل بھی ہے، پاورفل بھی ہے، میڈیا، جو کہ آپ کے ہر گھر تک جاتا ہے، اس کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی تلاشی کبھی نہیں دینی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ان میں سے ایک صاحب تو اسائلم لے کے برطانیہ چلے گئے تھے، وہاں پہ کس طرح سے رہے، کیا کیا، پھر واپس آ گئے. اچھا دوسرے صاحب کا بھی اسی طرح کی گیم ہے. ایک صاحب جو وہ جن کا چینل کینسل ہوا ہے ان کے ساتھی کے اوپر پورے کا پورا نیو یارک میں کیس چلا ہے اور وہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے. اب ایسے تمام ایک جو ہے کارٹیل کو آپ بٹھا کے اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے انسٹیٹیوشن آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ ہر انسٹیٹیوشن پہ پریشر ڈالا ہوا ہے آپ نے، اور صرف یہ ہے لیکن انسٹیٹیوشن کو بھی سمجھنا چاہیے نا، وہ اس طرح کے پریشر نہ لیں کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے. اب میرے خیال میں جمہوریت ہے نا، اور انسٹیٹیوشن کے کہنے کی وجہ خراب مت کرے، بریک اپ ہاں ضرور ہے، لیکن ایک جملہ جمہوریت ہے نا، جمہوریت کے اندر عوام کا انفلوئنس ہوتا ہے اور ہر ادارے کو اپنی عوام کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے. ایسے وقت میں کوئی بندہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے اوپر اپنے انسٹیٹیوشنز کو کمپرومائز کرے گا تو کس کا نقصان ہوگا؟ انسٹیٹیوشنز کا، پاکستان کا. بالکل ٹھیک ہے. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے تحریک انصاف کی غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے. بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ممالک کے ساتھ بھی الزام ہے تحریک انصاف کے اوپر کہ ان ممالک سے بھی فنڈنگ لی گئی ہے جن ممالک کے ساتھ ہمارا کوئی سفارتی تعلقات بھی نہیں ہے. الزامات جو ہیں وہ کافی سنگین ہیں، اسی حوالے سے بات کریں گے، مگر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ترنگ کا نیا لاجواب مزہ، اب ترنگ سے بنائے آپ بھی سب سے بہترین چائے. دلیر بچیاں تیری نگر کی بیٹیاں، نڈر دلیر بچیاں تیری نگر کی بیٹیاں، نڈر دلیر بچیاں. جہاد کا کھلا چمن اتر گیا حجاب کا رحم، جہاد کا کھلا چمن اتر گیا حجاب کا رحم. سروں پہ باندھ کر کمر نکل پڑی ہے مہر خدمت وطن، سروں پہ باندھ کر کمر
निडर दलेर बस्तियाँ श्रीनगर की बेटियाँ, निडर दलेर बस्तियाँ श्रीनगर की बेटियाँ, निडर दलेर बस्तियाँ। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है उस केस की समाअत के हवाले से जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है और जिसमें इमरान खान साहब पर इल्जामात हैं और साथ साथ तहरीक इंसाफ पे भी इमरान खान साहब की जायदाद के हवाले से, गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से इल्जामात है। उसके साथ साथ 3 ऑफशोर कंपनीज के हवाले से वो शवाहिद हैं जो कि हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए गए हैं। अकरम शेख साहब ने कहा कि इमरान खान ने जो है वो बनी गाला की जो जायदाद थी वो अपनी बीवी से, जो कि इमरान खान साहब कहते हैं कि तोहफतन ली थी, साथ 1983 में नियाजी सर्विसेज लिमिटेड बनाने का भी एतराफ किया है। इमरान खान साहब जो दूसरों पे इल्जाम लगाते आए हैं कि लोगों ने ऑफशोर कंपनीज बनाई हैं, ये जायदादें बनाई हैं, लेकिन डिस्क्लोजर नहीं किया है, डिस्क्लोज नहीं किया है। खुद इमरान खान साहब की ऐसी कई चीजें हैं जो कि अब सामने आ रही हैं जिसके बारे में इमरान खान साहब ने ना कभी बताया है, ना कभी डिस्क्लोज किया। और अब इमरान खान साहब कहते हैं क्योंकि ये करप्शन का पैसा नहीं है इसलिए तमाम चीजें जायज हैं। जी देखें, नहीं बात यह है कि करप्शन के पैसे की मामला नहीं है। ऑफशोर कंपनियां जो है ना 2 किस्म की होती है। एक तो वो जिनका कोई काम होता है, यानी कि आपने वहां पे रखी हैं और उनके जरिए से आगे जो है आप बिजनेस चलाते हैं। दूसरी होती है शेल कंपनियां। शेल होती हैं कि सिर्फ आपने नाम रखा हुआ है, अकाउंट रखा हुआ है और उनके जरिए से आप या तो पैसे इकट्ठे करते हैं या फिर आप जाके सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए कोई इस्तेमाल करते हैं। जो मियाँ साहब की फैमिली के साथ एसोसिएटेड लोगों का बार बार हुआ, उसके अंदर कभी मुझे ये नहीं लगा कि किसी ने कहा ये शेल कंपनियां, ठीक है, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, एग्जाइल में भी रहे हैं, वहां पे बिजनेसेस करते रहे और वो बिजनेसेस अभी भी चल रहे हैं आपके सामने। अच्छा, कंपेयर इट विद इमरान खान साहब जो कि कह रहे हैं कि जी मैंने वो प्रॉपर्टी लेनी थी, मैं वहां का शहरी नहीं था तो मैंने ये बना दिया। इसका मतलब ये है कि ये शेल कंपनी है, आपने कन्फेस कर लिया। शेल कंपनी बनाना जो है अनलाइक दी ये जो ऑफशोर कंपनी है इलीगल है इंटरनेशनली। जिस मुल्क का आप वो कर रहे हैं उसका मुल्क का कानून तोड़ रहे हैं एक तरह से, ठीक है। अच्छा, एक साइड पे तो ये हो गया। दूसरा, आप आ गए इलेक्शन में, आप पाकिस्तान की सियासत में है, उस वक्त आपने डिस्क्लोज नहीं किया और आपने बार बार डिस्क्लोज नहीं किया। आपने सही फरमाया डॉक्टर साहबा, जब तक लोगों ने सारे के सारी कड़ियां नहीं जोड़ी और उसको हाईलाइट नहीं किया उस वक्त तक इमरान खान साहब ने डिस्क्लोज माने ही नहीं था। बातें करते रहे लोग दूसरे लोगों पे, लेकिन खुद का नहीं माना। और अभी तक हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब की, उनसे ज्यादा पावरफुल फैक्टर जो कि जहांगीर तरीन साहब हैं, उनके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। शायद इस वजह से आपके जहन में होगा वो हर जगह पे जाके कहते हैं कि अगर आपको रेटिंग चाहिए तो मेरी बातें माना करो वरना रेटिंग नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि आप रेटिंग बचा रही हैं, है ना? हाँ, बस देख लें आप, देखिए आप प्रोग्राम तो दोनों का ही है ना, मैं बात नहीं करी तो आप भी बात नहीं कर रहे। वही बात है भाई, मैं ना समझ हो सकता हूँ, शायद आप मेरा फायदा करना चाह रही हूँ, लेकिन जहांगीर तरीन साहब जो है मैं उनको ज्यादा पावरफुल फोर्स इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब उनको हटाना भी चाहे तो नहीं हटा सकते। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है पैसे का, ठीक है। और उनका जो बाहर की कंपनियां हैं उसके ऊपर सवालात ज्यादा बड़े हैं और उन सवालात के जवाबात जो है उनको देने हैं। और आई एम ग्लैड कि चलो हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़ माविया में ही सही, लेकिन कोई गया तो है और वो कोर्ट के अंदर ये सवालात होने चाहिए। आपके मुल्क के अंदर ये जो प्रोसेस चल रहा है, जब से मुशर्रफ साहब गए, अभी मैंने जिस चैनल की बात की ना, और एक और वो ठेकेदार साहब हैं जिनको अब इन्वेस्टमेंट बैंक मिल रहा है, अल्लाह अल्लाह खैर चला, इतना बड़ा वो हो रहा है। अच्छा, इन तमाम लोगों के बारे में ना एक मेरा मुशाहिदा है, परवेज मुशर्रफ साहब खुद करप्ट आदमी नहीं थे, ठीक है, कम अज कम मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियली करप्ट नहीं थे, ठीक। अच्छा, लेकिन उनके दाएं बाएं ये तो हो नहीं सकता ना कि फरिश्तों की एक सफा के बैठ गई, पाकिस्तान के अंदर इतने पैसे आए, पता नहीं क्या हुआ, कहाँ गया, सिस्टम खोखला हो गया। उस वक्त यारों में से कुछ यारों ने जो है दे टुक द मनी एंड दे हिड इट इन प्लेन साइट। वो जी जो करोड़ों के अंदर एक सेठ साहब बैठे हुए थे वो अरबपति बन गए, उनके पास कस्टडी हो गई, किसी और के पास हो गई। अब वो सारे के सारे लोगों ने आपके मुल्क को पैरालाइज किया हुआ है। पीपल्स पार्टी के 5 सालों में पीपल्स पार्टी की तमाम तर कोताहियां एक तरफ, और मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत कोताहियां की और गलत काम किए, लेकिन जितना ज्यादा इस ग्रुप ने इम्पॉसिबल बनाया गवर्नेंस को, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशंस में भी बैठे हुए थे, कुछ और जगह पे थे, और फिर ये जो सारी की सारी लॉबी है चैनल्स का, बाकियों का,
जिन ठेकेदार साहब की मैंने बात की वो तो मर्सिडीजें देते हैं लोगों को रेवड़ियों की तरह, एंकरों को। अब इन तमाम चीजों को जब आप ऐड करें ना तो आपको पता चलता है कि आपके मुल्क के अंदर एक कॉन्शियस या उसकी एक साइड सोई हुई है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं, मुझे पता है आपने कॉलर के पास जाना, सियासतदानों का तो एहतसाब करने का आप बड़ी खुशी से आज कर रहे हैं। आज इमरान खान साहब की बात हो रही है, पहले मियां साहब की बात हो रही थी, बाकियों की भी पीपल्स पार्टी की तो अब क्या हो रही है, वो बेचारे तो अब ट्राई भी नहीं करते हैं ना कि आपको बताए कि हम करप्ट नहीं है, ठीक है ना, उनका तो ये हालत है। लेकिन एक सेठ साहब, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पिछले वाले जो है, उनके बेटे के बारे में आके कोर्ट के हाथे में कह रहे हैं कि मैंने इसको रिश्वत दी। और भाई हदूद ऑर्डिनेंस होता था, कोई जाता था ना कि जी मेरे साथ ज्यादती होगी, वो कहते थे अच्छा गवाह 4 गवाह लेके आओ वरना तुमने तो इकरार कर लिया ना, तुम जो है ना वो पकड़े गए। अच्छा ये बात है कि वो भाई साहब जो पब्लिकली कह रहे हैं कि मैंने रिश्वत दी, बेटे को दी, रिश्वत का पर्पज ये था कि अब्बास से फायदे लेने। आज तक आपने कोई केस सुना है उनके बारे में? आज तक आपने सुना है कि उनके बारे में ये अपने कन्फेशन की बुनियाद पे कुछ काम हो? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि पैसे की वजह से हमारे ज़मीर का कम से कम एक कोना सोया हुआ है, और जब तक आप नहीं जगाएंगे ना तो बात ये है कि ये बात अगर आप मान भी लेना कि बिहाइंड एवरी बिग फॉर्चून देयर इज अ क्राइम, तो फिर ये याद रखेंगे द बिगर द फॉर्चून द बिगर द क्राइम। और फिर ये है कि अगर कोई इतना क्रिमिनल है तो उसके अंदर मोरालिटी नहीं है, वो शायद दुश्मन के हाथों बिक सकता है। बिल्कुल ठीक है, कॉलर को शामिल कर लेते हैं, मजीद बात करेंगे इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे, कहाँ से? मैं मियाँवाली से मोहम्मद आफ्ताब बोल रहा हूँ। जी आफ्ताब साहब बोलिए। हाँ, सिर्फ मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो नवाज शरीफ की तहरीक चल रही है ना, वो बिल्कुल नाकाम होगी नवाज शरीफ के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात जो मैं करना चाहता हूँ ना, वो ये है कि मेरे पास एक सैयद बादशाह आते हैं, वो जो भी बात कर देते हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो पूरी होती है। जब 2013 का इलेक्शन होना था, उन्होंने बात की थी कि नवाज शरीफ बड़ी मेजॉरिटी से जीतेंगे, वो बड़ी मेजॉरिटी से जीते। फिर बाद में धरने हुए तो धरनों को उन्होंने पहले कह दिया, बहुत नाकाम हो गए, और वो ऐसे ही हो गए। फिर पनामा लीग का मसला बना, जो भी मसला बना, तो सैयद बादशाह ने कहा कि ये नवाज शरीफ के हक में आएगा। आज वो मुझे लग रहा है कि सारे के सारे जो है ना वो हमारे जितने भी कॉलर में खाली अब ये पूरा साल ऐसे चलेगा, 2018 की डेट में सब पेशन गोइया करके देंगे। पेशन गोइया। और जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जी मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। सरशाद मिहाज साहब का रेगुलर कॉलर। जनाब बड़ी मेहरबानी, हुक्म कीजिए। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र मेरे भाई। फरूख साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जनाब, हुक्म कीजिए। हुक्म। अच्छा सर, मैं आपसे ना 2 बातों में समझ चाहूँगा। एक तो ये कि मुझे थोड़ा सा अपना जो सुप्रीम कोर्ट है इस पर थोड़ा सा जो है वो मुझे कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी पनामा के ऊपर देखिए तमाम लोगों ने टीवी चैनल से शाम 6 से लेकर रात 11 बजे तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर खींचे उछाला, लेकिन हमारी इस टाइम के 5 बजे से उन्होंने एतराज नहीं किया। अच्छा मुझे अगर डायरेक्शन बता देंगे तो नहीं, लेकिन आपकी डायरेक्शन जो जा रही है ना, इदारों का भाई क्रिटिसिज्म में आना चाहिए। अच्छा चलो, सेकंड बात मैं आपसे कहूँगा कि देखिए शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कितना ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है तमाम मीडिया जो प्राइवेट चैनल है अपना PML एंड गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन आप देखें इसके बावजूद चकवाल के अंदर, क्या चकवाल के लोग ये प्राइवेट मीडिया नहीं देखते थे, सब लोग देखते थे, लेकिन उन्होंने 2013 के मुकाबले में 2000 अभी जो 17 में बाई इलेक्शन हुआ उससे पहले से ज्यादा कामयाबी दी। इसका मतलब ये हुआ कि लोग नफरत करते हैं आपके प्राइवेट मीडिया चैनल से। कारकर्दगी की बात है जी, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेंगे। उनको शामिल कर लेते हैं। अच्छे थे बेचारे, वो बातें जो कर रहे थे ना वो सही। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जावेद बात कर रहा हूँ मर्दान से। जी जावेद साहब बोलिए। अच्छा, मेरा फारूक साहब से सवाल है कि जो ये 5 पार्टियां घूम रही है सारे पाकिस्तान में कि हमने पनामा में ये किया वो किया,
और वो अपना फतह मना रहे और वो नवाज शरीफ से इस्तीफा मांग रहे। तो अगर इस्तीफा की जरूरत होती तो अदालत ये हुक्म न देती। अगर उससे कुछ था वो जो है वो तो चलेगा, लेकिन अगर अदालत कहता तो ठीक है, लेकिन जो अदालत नहीं कहता तो फिर क्यों ये लोगों का वक्त बर्बाद कर। बस वो इख्तिलाफी नोट पे खुश। लेकिन जब तक आप जैसे क्लियर माइंडेड लोग मौजूद हैं, एक जुमला बोल दूं, जब तक आप जितने क्लियर हेडेड लोग मौजूद हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर परेशानी क्या है, फिक्र ना कीजिए। बिल्कुल ठीक है, एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जावेद बात कर रहा हूँ बक्सर से। जी जावेद साहब बोलिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हुक्म कीजिए। सर बड़ी खैर हासिल आपकी बहस रही है। कोई जैसी लोगत कौम में मुतारिफ कराने वाले शायद ये भूल बैठे थे कि उनकी झोली में सवाए होए कि कुछ भी नहीं होगा। हमारा आलमी ये है कि 4 साल में हुकूमत पर मुस्बत तनकीद करते ताकि वो अवामिल जिनकी वजह से हुकूमतें कमजोर होती हैं वो बेहतर होते। 4 साल कौम के भी ज़ाया किए और साथ हुकूमत के भी। जी। और अगर यही 4 माह अगर करने की सियासत ना होती तो आज जो गर्मी में लोड शेडिंग का आवाम को थोड़ा बहुत मसला है, यकीन करें कि आज ये भी खत्म हो चुका होता है। बिल्कुल इजाज़त साहब, बहुत शुक्रिया, रेगुलर कॉलर है आप, हमेशा आपका एनालिसिस बड़ा अच्छा होता है, बड़ा डिटेल एनालिसिस होता है। मेरे आज सवाल हो नहीं रहे, सिर्फ यहाँ कॉलर शामिल हैं, आज डिटेल एनालिसिस भी कर रहे हैं, या फिर फरूख साहब का एनालिसिस। मेरे कोई सवाल नहीं है, मैं स्नीकिंग करता हूँ, मैं क्या बोलूँ जी। लेकिन मैं 2 बातें कह दूँ। एक तो हमारे कॉलर ने जो है वो इदारों वाली बात जो थी ना, जिसके अंदर खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का, कल भी हमारे कॉलर ने कहा था, कल एक छोटा सा गैग ऑर्डर कह लीजिए कि एक कमेंट आया था कि अभी तक जो है केस शुरू नहीं हुआ, तो उसके ऊपर कमेंट्री जो हो रही है खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के हाथों में हो रही है। उसका मकसद कोई पार्टीजन होना नहीं था। आज के दिन देखें हर बंदा डिस्कस कर रहा है। इदारे आपको बता रहे हैं कि दे बिलीव इन प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस और जो रूल ऑफ लॉ है। हमें इस वक्त जितने भी बातिल बातें हमारे कानों में आती हैं उनको रद्द करके, और खासतौर पे ये जो हदूद मादूद से इंस्पायर्ड लोग हैं ना, जो कि इदारों को आपस में लड़ाने के लिए तैयार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को किसी से लड़ा दो या फिर जुडिशरी को लड़ा दो या फौज को लड़ा दो, इन तमाम लोगों को ना इधर से सुने इधर से निकाले और अस्तगफिरुल्लाह। उसकी वजह मैं आपको कहता हूँ, ये लिख कर रख लें अपने पास, पाकिस्तान इज नॉट ओनली टेकिंग ऑफ, पाकिस्तान हैज टेकन ऑफ। और इस वक्त आपके साथ अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बरकत ये की है कि आपके पड़ोस में एक नरेंद्र मोदी नाम का बंदा आके बैठ गया, उसके बाद एक योगी आ गया, आपके सबसे बड़े क्रिटिक और दुश्मन को अल्लाह ताला ने वैसे अंदर के खलफशात से बिठाना शुरू कर दिया। ऐसे वक्त में आप तो सारी दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो बस ये है कि यूनिटी की जरूरत है, जमहूरियत की शील्ड की जरूरत है, और आपको यूनाइट होने की जरूरत है। और अगर हम होते रहते हैं तो दिस कंट्री इज। थोड़ी सी बात कर ले गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से, जो बार बार पहले भी की है, लेकिन फिर मेरे सवाल रह जाते हैं ना, आप बात कर लेते हैं। आपने बड़े सवाल किए, मेरे आपसे सवाल नहीं, मैंने गिने 3-4 सवाल ही किए हैं आज मैंने। देखा है गैर भी तो थी ना। अच्छा चले, गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से बात करें। तहरीक इंसाफ पे बड़ा इल्जाम है जी, और बड़े अरसे से इल्जाम है, लेकिन पहले इल्जाम जहाँ से आप तो हम समझते थे कि शायद वही जिस तरह आप कहते हैं ना, हुब्बे अली में नहीं लेकिन बुग़्ज़े माफिया में, तो वो समझ आती थी बात। लेकिन अब बार बार शवाहिद भी दिए जा रहे। दनियाल अजीज साहब कहते हैं कि ऐसे ममालिक से भी फंडिंग ली गई है जिनसे हमारे सिफारती ताल्लुकात में इसराइल की तरफ जो है शायद निशानदेही की जा रही है, और ये इसराइल के साथ ताल्लुकात का हमेशा इमरान खान साहब पे इल्जाम लगता भी है। फिर साथ साथ फरूख आपको याद होगा कि पहले भी एक इलेक्शन कमीशन में इसी हवाले से पिटीशन दायर जब हुई थी, तो उसमें अकबर एस बाबर साहब की जो पिटीशन थी उस पर इलेक्शन कमीशन में शवाहिद देने के बजाय तहरीक इंसाफ ने हुक्म इम्तनाई ले लिया था बार बार। अगर आपको इतना ही यकीन है कि आपकी गैर, इमरान खान साहब कहते भी हैं, तहरीक इंसाफ भी कहते हैं कि जी कोई गैर मुल्की फंडिंग नहीं है, हम पर सिर्फ इल्जाम लगाए जाते हैं, हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है किसी के साथ, और ये खुद की जो है पैसे होते हैं जो कि तहरीक इंसाफ के लोग जमा करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जमा करते हैं पैसे, जिससे ये तहरीक इंसाफ ये बाकी चीजें हो रही हैं। अब किस तरह से, अगर आपके पास शवाहिद है, इलेक्शन कमीशन में शवाहिद दे रहे थे, या आपको लगता है अब जाके शवाहिद देंगे वो? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो होता है ना, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे पहले तो आपने ये इल्जाम लगाया ना, इल्जाम को रिपीट किया, सॉरी आप बिल्कुल दानियाल अजीज साहब ने लगाया। हाँ जी, लेकिन वो जो शादी, सॉरी इजराइल की लॉबी के बारे में, उसकी वजह शायद ये है कि वो जमाइमा गोल्डस्मिथ से जो शादी हुई थी उनकी, तो उस जमाने में हर किसी ने कहना शुरू कर दिया था कि यहूदी लॉबी है। हालांकि ये शादियां वादियों वाला जो मामला होता है ना, उससे लॉबियां नहीं बनती है। एक बात तो ये ठीक है। अच्छा, वो गोल्डस्मिथ फैमिली जो है वो हाफ ज्यूइश है, हाफ क्रिश्चियन है, ठीक। तो इस वजह से हुआ।
لیکن اس سے جو ہے نا میرے خیال میں ایک تو جس ملک کے بارے میں ہم اتنا obsess کرتے ہیں شاید وہاں پہ اور شاید ہمارے ملک کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں اتنا زیادہ خلفشار ہوگا بھی نہیں، پالیسی لیول پہ کوئی کنفرنٹیشن نہیں رہی تو اس کو چھوڑ دیں. اچھا اب آ جائے میرے لیے کنسرن سب سے بڑا اس ملک کا ہے جس نے آپ کے ملک کے 2 ٹکڑے کیے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے دھرنے میں سنا، کبھی آپ نے نریندر مودی کے خلاف بات سنی تھی دونوں صاحبان کے منہ سے؟ تعریفیں، تصویریں، اور وہ جو قادری صاحب ہے وہ تصویر دکھا رہے ہیں کہ یہ جی شی جن پن ملے ہیں اس کو جا کے مودی کو. ابھی یہ میڈیا نے ریلیز نہیں کیا، دیکھو میرے پاس آ گئی. بھائی کہاں سے آ گئی تمہارے پاس؟ ٹھیک ہے، کون ایسا جو آپ کو اسپیشلی بھجواتا ہے پہلے؟ ٹھیک ہے. اچھا اب انڈیا کے جو حربے ہیں نا اس کو سمجھے. ایک سائڈ پہ ایم کیو ایم کے اوپر بھی اس نے حربہ ڈالا ہوا تھا، جو کہانی ہمارے سامنے آئی. جو بھی ایریا ملا ہے نا، دے آر ریسٹلیس پیپل، لگے رہتے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اتنے حملے کرو کہ کہیں نہ کہیں سے امپیکٹ ہو جائے. اچھا وہ انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا بھر کی ہمارے بغض میں جو ہے نا ہمارے گلے کر کے اور طالبان کر کے انہوں نے ہر جگہ پہ MI6 کے اندر جگہ بنا لی. CIA کو انہوں نے جو ہے نا اگنورنٹ بنا دیا، مسلیڈ کر دیا، ہمیں جذباتی کرتے رہ گئے. اور اینڈ میں کیا ہوا؟ ہم سب سے کٹی کر کے بیٹھ گئے اور انڈیا ان کی جھولیوں میں کھیلتا رہ گیا. وہ لوگ کیا کہیں پہ بھی کسی بھی امپیکٹ کو چھوڑیں گے؟ کیا وہ ڈائسپورا کے ذریعے سے، کیا وہ کہیں پہ جو ہے نا جو MI6 ہے اس کے ذریعے سے اور جگہوں سے اپنا جو ہے امپیکٹ چھوڑیں گے؟ اور عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر فارن ڈونیشن ایکسیپٹ ہوئی ہے. اور اگر آپ بائی لاز کی بات کر لیں، میں چیپٹر 3 پڑھ رہا ہوں آپ کے بائی لاز کا، ڈسولوشن آف پولیٹیکل پارٹیز. یہ امپیکٹ ہے، پارٹی ختم ہو جاتی ہے. اگر ثابت ہو جائے کہ آپ کے دشمن نے اس کو پیسے بالکل ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ کرو، لیکن انویسٹیگیشن تو بالکل. ابھی جو فورن فنڈنگ ہے، یہ جو اوورسیز پاکستانی جب بھیجتے ہیں کیا وہ بھی اسی طرح فورن فنڈنگ میں شامل ہوتی ہے؟ تھوڑا سا مجھے کلیئر کر دیجیے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی پیسہ آ رہا ہے اگر وہ آفیشیل چینل سے آ رہا ہے، اگر وہ جو ہے ہنڈی سے نہیں آ رہا، جس طرح سے اپنے دھرنے کے دنوں میں فرمائش کر دی تھی کہ آپ جو ہے نا سول نافرمانی کے اندر ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. اچھا پھر آپ نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا. لیکن اگر آ رہی ہے پبلک اس سے تو آڈیٹیبل ہوگی. اگر آڈیٹیبل ہے اور جیسے ریمیٹنسز آتی ہیں تو اس طرح سے اگر ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستانی کی شہری ہے، ڈوئل سٹیزن ہے، وہ پیسے بھیج رہا ہے، صحیح ہے. لیکن آپ کے وہاں سے کلیکٹ ہو کر اور یا تو انفارمل چینل سے یا کسی اور دائیں بائیں کے طریقے سے اگر آتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا لیبوریٹ سسٹم موجود ہے اور وہاں پہ کوئی جو الارم ہے وہ بجنا چاہیے، نہیں بجا. بالکل ٹھیک ہے. اور فروخ اگر پتہ چلتا ہے کسی غیر مالک یعنی کہ کسی ملکی سرپرستی میں یا کوئی اس چینل سے کوئی فنڈنگ آئی ہے تو پھر اس کے بعد ڈیزولوشن آف پارٹی ہو جاتا ہے؟ ڈیسولوشن آف پارٹیز کا سپریم کورٹ کے ذریعے، لیکن پورا پروسیس بتایا ہوا ہے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو دس از ناٹ اے اسمال تھنگ. میں یہی بتا رہا ہوں کہ اس چیز کا صرف مکس کے اندر آ جانے سے اصل میں ڈائنامک اتنا چینج ہو جاتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو پتا ہو تو ان کو ذرا تھوڑا سا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ جو اسلام آباد والا جلسہ کر لے، اس کے بعد اپنے 4 جو سوچنے والے لوگ ہیں جس میں نے کہا تھا نعیم صاحب کو نہ بٹھائیے گا، ان 4 بندوں کو جو ہے نا اکٹھے بٹھا لے اور ان کے ساتھ جو ہے آپ ایک اسٹریٹجک ری تھنک کر لیں اور اپنے آپ کو لاک ڈاؤن میں لے جائیں. میں یہ بتا رہا ہوں یہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، وہ والا کام ہونے والا ہے. دونوں کو بہت زیادہ، ان کی پارٹی کو بھی نقصان ہونے جا رہا ہے. یہ اتنا معمولی جو ہے چارج نہیں ہے. اچھا اور اوپر سے جو مجھے یہ پریشانی ہے کہ جس چینل کی میں بات کر رہا تھا نا جو بین ہونے کی، اس کے پتہ کیا آپ کو مزیدار بات بتاؤں، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، شاید آپ کے ادارے کے اندر بھی 2-3 کوئی ایسا بندے بیٹھے ہو جن کو سیلری وہاں سے بھی مل رہی ہے. یہ پہلے ہوا ہے. ایک اور چینل کے ذریعے سے ایک اینکر کو استعمال کر کے انہوں نے اتنا جذباتی کر دیا تھا سسٹم کو، بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس کو تنخواہ ملتی تھی اس اینکر کو، لیکن اتنا جذباتی کر دیا کہ آپ کے ملک میں دھرنے آ گئے. اچھا اور اس وقت یہ تھا کہ انڈیا کے قریب تھا ایران اور ایران کے اوپر تھی پابندیاں، تو اس وقت سی پیک کو ڈیلے کرنے کا مقصد تھا، تو معاملات جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کو جذباتی ہونے کے تھے. اب جو ہے ایران نے اپنے ایک سائڈ پہ کر لیا تو دوسری سائڈ پہ ایک اور ملک ان کے بڑے قریب ہو گیا، اس کا نام ہے UAE. اچھا جیسے ہی وہ ملک جو ہے قریب ہوا ہے تو آگے سے کیا ہونا شروع ہو گیا، جو ان کے کنسرنز ہوتے ہیں یا ان کے شہزادوں کے کنسرنز ہوتے ہیں، پورے ملک کی بات نہیں کر رہا، ان کی کلاس کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جو قریب ہو گئے انڈیا کے،
टेक्निक चेंज हो गई है, अब वही चैनल जो है आपके उलेमा को जज्बाती करता बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फारूक, क्योंकि ये बात अभी आपने, क्योंकि आज बात इस तरह तरीके इंसाफ के वाले से कई ऐसी चीजें हैं जो मेरे इल्म में भी आज आई हैं और मुझे चीजों का आइडिया, में टाइम भी बहुत कम है, लेकिन मैं अच्छा अब ये जैसा दानियाल अजीज साहब कह रहे हैं कि इल्जाम ही लगा रहे हैं अभी तक तो कि जी पूरा निजाम बनाया गया इसी तरह गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से। फारूक, अब ये चीज चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस की समाअत हो रही है, ये चीजें अगर इसी तरह से सबूतों के साथ साबित हो जाती हैं तो फारूक फिर पीटीआई का मुस्तकबिल क्या नजर आता है आपको? क्योंकि अभी आपने कहा कि इमरान खान साहब के आगे तो कोई नजर ही नहीं आता कि कौन दूसरा बंदा हो सकता है जो कि पीटीआई को संभाले, या किस तरह से पीटीआई चलेगी। हम ये तो कभी नहीं चाहते कि पीटीआई खत्म हो जाए। हमारे जो 3 मेजर पार्टीज है ना, और 3 है और 2 नहीं है। पीपल्स पार्टी के अंदर मैंने जरदारी साहब के मुंह पे जाके कहा है कि बिलावल को आप चप्पू पकड़ाएं और आप एक साइड पे हो जाए, आराम से ऐसी करें, आपके पास इतना पैसा दौलत सब कुछ है, वो नहीं सुनते। अच्छा, PMLN के अंदर भी अब सक्सेसर कौन है? मरीम नवाज साहिबा का है, तो अब जाहिर बात है इट हैज टू बी डन। परवेज मुशर्रफ की आर्गुमेंट लेके चल रहा हूँ कि अगली जनरेशन जो है उनसे कहा गया परवेज मुशर्रफ से कि जी आपने डिग्रियों वाला असूल बनाया, फलां चीज की, उन्हीं के बच्चे आ गए, फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि कम अज कम एक वेल एजुकेटेड, फॉरेन एक्सपोज, अंडरस्टैंडिंग वाले लोग जो है ना, नई जनरेशन आके बैठ गई। मुशर्रफ साहब, और ये मुशर्रफ साहब जिसने भी 2 दिन पहले भी उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है अगला 2018 का PMLN नजर आ रही है मुझे, और उसके बाद पीपल्स पार्टी के तरीके इंसाफ फिर पीछे। लेकिन उन्होंने शिकवे में बात की थी, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1.5 घंटे की सुनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं थी, पार्टी मीटिंग थी, लेकिन बाहर कैब जो है ना उसको छोड़िए, लेकिन उनकी इस बात को देख के कम अज कम आपके पास कोई ना कोई तब्दीली के जराए तो है ना कि एक नई जनरेशन आ गई। कहीं ना कहीं बड़े भुट्टो साहब की अपना वर्ल्ड व्यू था, बेनजीर भुट्टो साहब का अपना था, जरदारी साहब की अपनी कहानी है, बिलावल अलग है। अच्छा, इसी तरह से हर पार्टी में होता है। इमरान खान साहब से मैंने 10 दफा कहा, आपको पता है पहली दफा जब मैंने पूछा उन्होंने किसका नाम लिया था? आप ना असद उमर साहब तो उस वक्त एंग्रो में बैठे हुए थे। नहीं, एक और साहब जो है अभी आपने उनका नाम भी लिया, अकबर साहब का। हाँ, कहते हैं कि ये मेरा जो है ना सक्सेसर है, और आज वो सक्सेसर को इतना दूर निकाल दी है कि वो आपके ऊपर जो है ना ये सवाल तो उठा के। तो क्या वैसे लगता है आपको? वैसे हमने कभी बात नहीं की, लेकिन क्या आपको वैसे फ्यूचर पीटीआई के अंदर सक्सेशन का मसला जो है ना, लीडर जरूर होंगे, लेकिन फिर पता क्या होता है, मुस्लिम लीग नवाज से पहले मुस्लिम लीग होती थी, जुनेजो साहब के जमाने में यूनाइटेड होती थी। जब किसी चीज को आप आर्टिफिशियली बनाते हैं या एस्टैब्लिशमेंट या कोई और बंदे बनाते हैं और लीडर जो है वो शायद उस वक्त उतने डोमिनेंट नहीं होते हैं, तो फिर पता क्या होता है, जब पार्टी टूटती है ना तो फिर 5-6 जब एक लीडर चला जाता है, जुनेजो साहब गए तो पार्टी के 4 बखरे हो गए थे। जुनेजो लीग अलहदा बन गई थी, बाकी और बन गई थी, काफ लीग बाद में बनती है, लेकिन इधर जो है ना एग्जैक्टली यही कुछ हो जाएगा। अगर पार्टी रहेगी उसका इम्पैक्ट भी रहेगा। ये PMLQ नहीं है, इसके अंदर लोग आ गए हैं, लेकिन इसके टुकड़े जरूर हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब को चाहे अपने बच्चों को लाना पड़े वापस, कोई सिस्टम जरूर सेशन का सिस्टम जरूर होना चाहिए। अच्छा फारूक, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट मिनट भी रह गया है, बार बार हम पीटीआई के वाले से बात करते हैं, जलसों की बात करते हैं, जलसे तो खैर हम जमात इस्लामी के भी कहते हैं बहुत बड़े होते हैं, लेकिन खैर पीटीआई के जलसे भी हमें नजर आते हैं। लेकिन अब हमने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जलसे भी बहुत बड़े हमें नजर आए हैं, और जो है लिया में जो हमने जलसा देखा, नवाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे, और कितना बड़ा जलसा था वो सबने देखा है। और शायद वो प्राइम मिनिस्टर साहब भी इतने खुश हुए, कहा कि एक जब शेर खड़ा होता है 100 गीदड़ भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस एक जलसे में लोगों के 10 जलसियां निकल सकती हैं, और लग भी ऐसा ही रहा था। और साथ साथ उन्होंने KPK के वाले से भी कहा कि वो नया KPK क्या बनना है, वो तो पुराना KPK से भी बुरी हालत हो चुकी है जो KPK के इस वक्त है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को किस तरह से देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, उनका जब जज्बातियत वाली बातें भी करते हैं, पॉलिटिकल बातें करते हैं, फिर भी मेरे ख्याल में कोई 10-12 साल में कोई ऐसा प्रोसेस आया कि उनके मुंह से मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कोई एक सुन लूं कि कोई सख्त लफ्ज आ गया, कोई गाली आ गई है मोटी सी, जो इमरान खान साहब वाली बातें करते हैं ना, नहीं गाली मैं अपना दिदार का एक बात है, वो गीदड़ और शेर वाली अपनी बात है, और जो हमारे मुल्क के अंदर ड्रामा क्वीन है उन्होंने बड़ा ड्रामे करने हैं, हालांकि दूसरी साइड पे पता नहीं क्या क्या तलाशी के नाम पे और शेर के नाम पे क्या क्या बकवास आपने देखी है, टेलीविजन पे चलती रही। लेकिन फिर भी PM साहब जो है उनकी तरफ से मुझे कोई ऐसा लफ्ज सुनाई नहीं दिया जिससे मैं कह सकूं कि गैर पार्लिमानी है। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं इस बिजनेस में नहीं हूं कि मैं जलसों को गिनूं या मापूं। मेरे ख्याल में हर बंदे की एक ऑडियंस मौजूद है। आपने जमात इस्लामी के जलसे बहुत बड़े गए,
वो मुझे नहीं पता, अगर 100 साल के बाद एक जलसा करते हैं तो नहीं, जलसे अच्छे होते हैं। अच्छा, आपने फैसला कर लिया तो फिर मुझसे क्यों कमेंट लेते हैं? नहीं, मैं तो अपना नजरिया दिया, मैंने तो अपने एक बात पॉइंट ऑफ व्यू दिया। नहीं, मेरे ख्याल में अगर सही मानों में बड़ा जलसा मुझे नजर आया, और मुझे मेरे ख्याल में उसके बाद हमें हेडेक होना चाहिए, वो मौलाना फजल रहमान का था। उसके बाद डिप्रेशन होना चाहिए था, नहीं हुआ लोगों, ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब का जलसा हो, जलसी हो, खाली जगह हो, ना हो, सारी चीजें हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का जो अंदर का मुकदमा है ना, सियासी मुकदमा, उसके अंदर लोग अभी तक जो है इखलाकियात की जब बात कर रहे हैं। इखलाकियात से भी एक बुनियादी चीज है जिसको कहते हैं सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस। बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके घर में रोजगार नहीं पहुंचता है, और ये हुकूमत के इकदाम की वजह से अब रोजगार पहुंचना शुरू हो रहा है या पहुंच जाएगा 2018 तक। तो उसके मुकाबले में या ऐसे इंस्टिंक्ट के मुकाबले में कौन सी सियासत खड़ी हो सकती है? तो अगर आप कहते हैं कि जलसे के अंदर फलां जगह से आगे होंगे, फलां जगह से लोग आगे होंगे, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि यहाँ पे जलसों में तो ऐसे लोग आगे होंगे, लेकिन अगर अपना प्रोपेगेंडा खुद इनहेल कर लिया और कहा कि जी PMLN तो पॉपुलर नहीं रह गई, अब उसके बाद ये PMLN का मैं एक बात और बता दूं, मेरे ख्याल में 1 आध मिनट होगा आपके पास। अच्छा, लेकिन जब मुझे वो दिन भी याद है जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आ रही थी और इनकी हुकूमत हटाई गई थी, लोगों ने कहा खत्म हो गया, फिर आ गए। जब मुल्क से एग्जाइल हुए, कहा जी अब तो कोई बुनियाद नहीं पड़ी, अब तो PMLQ बन गई है, वो फिर आए। अब पंजाब में आए, खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पंजाब में वो कर गए, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है उससे उनकी सियासत खत्म हो जाएगी ना, तो दैट इज इट इज योर क्रिटिकल मिस्टेक, एंड आई एम टेलिंग यू 2018 के अंदर दे आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट। थैंक यू सो मच। करोगे इसी नोट पे जो है प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम ऑन सेम चैनल, तब तक अपने रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।